हर बड़ी ताकत के साथ क्यों आती है बड़ी जिम्मेदारियाँ, जो या तो इंसान बनाती है या भगवान या शैतान। इन्हीं बातों को जानने के लिए हम जानेंगे एक ऐसी कहानी जो जुड़ी है देवताओं से, दानवों से और मानवों से, और कुछ ऐसी प्रजातियों से जिन्हें आप अभी तक नहीं जानते हैं। हम जानेंगे शुरुआत को, अंत को, रचना को, विनाश को। हम जानेंगे नॉर्स माइथोलॉजी को। नॉर्स माइथोलॉजी मार्वल की मूवीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रही है। इसके कैरेक्टर थॉर, लोकी, ओडिन से हम सब काफ़ी अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। पर क्या नॉर्स माइथोलॉजी, इनकी कहानियाँ सिर्फ मूवी तक ही सीमित हैं? नहीं, इन सब की कहानियाँ मूवीज़ से काफ़ी ज़्यादा बढ़कर और काफ़ी ज़्यादा अलग हैं। असल में नॉर्स माइथोलॉजी ठंडे प्रदेशों की कहानी है, जिनमें एसगार्ड और एसगार्ड के लोगों का विवरण है। इन कहानियों की शुरुआत जर्मनी से हुई थी, जो आगे स्कैंडिनेविया में फैली तथा इसके बाद वाइकिंग्स द्वारा स्कॉटलैंड, आयरलैंड तथा नॉर्थ इंग्लैंड में फैली। नॉर्स माइथोलॉजी का असर हमें इंग्लिश वीक के नेम्स में भी दिखाई देता है, जैसे ट्यूसडे बना टीर से, थर्सडे बना थॉर से और फ्राइडे बना फ्रिक से। जैसे हिंदू माइथोलॉजी में देवता तथा दानव थे, वैसे ही नॉर्थ माइथोलॉजी में वैनीर और अजीर थे, जो हमेशा आपस में लड़ा करते थे। नॉर्स माइथोलॉजी की कहानियों को जानने से पहले हम जानेंगे इनके 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को। नंबर 1, ओडिन। देवताओं में सबसे ऊपर ओडिन, जिसने नॉलेज और पावर के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। 9 दिन और 9 रातों तक ठंड में भूख और प्यास से जूझते हुए खुद को वर्ल्ड ट्री, जिसे इग्ड्रिल नाम से जाना जाता है, उस पर फांसी लगा ली। वह तब तक वहाँ लटका रहा जब तक कि उसे वह डार्क फ्रूट नहीं मिल गया, जिसे पाकर वह बना ऑल फादर ओडिन। ओडिन को कई नामों से जाना जाता है, जैसे ऑल फादर, लॉर्ड ऑफ द स्लाइन, गैलोव्स गॉड, गॉड ऑफ कैरगोज एंड प्रिजनर्स, ग्रिमनिर एंड द थर्ड। उसके पास 2 रेवन थे, ह्यूगिन एंड म्यूनिन, जिनका मतलब होता है थॉट एंड मेमोरी, जो पूरी दुनिया में घूमकर ओडिन की सारी जानकारियां दिया करते थे। जब वह अपने सिंहासन लिस्काल्फ पर बैठते थे, तो यूनिवर्स में कोई ऐसा कोना नहीं था जो उनकी नज़रों से बच पाए। नंबर 2, थॉर, सन ऑफ ओडिन, लाल दाढ़ी वाला बिगड़ेल राजकुमार थॉर, सभी देवताओं में सबसे ताकतवर, और उसकी ताकत तब और ज़्यादा बढ़ जाती थी जब वह अपने बेल्ट और अपने हथौड़े म्योनीर के साथ होता था। थॉर एक शक्तिशाली, बेरहम देवता था, जिसने सभी ट्रोल्स, फ्रॉस्ट जायंट और माउंटेन जायंट्स को डरा कर रखा था। थॉर की माँ का नाम न्योर्ड, धरती की देवी था। थॉर के 2 बेटे भी थे, मोदी द एंग्री एंड मोगनी द पावरफुल। थॉर की एक बेटी भी थी, थ्रड द पावरेस। थॉर की पत्नी का नाम सिफ था, द गोल्डन हेयर। थॉर की शादी से पहले उसका एक बेटा भी था, उलर, गॉड ऑफ हंटिंग। थॉर सेवियर था एसगार्ड का और मिडगार्ड का। नंबर 3, लोकी। देवताओं में सबसे सुंदर, सबसे लॉजिकल और सबका चहेता लोकी। पर यह सबसे अफसोस की बात है कि उसके अंदर बहुत अधिक डार्कनेस, एंगर, एनवी, ग्रीड और लस्ट था। लोकी, लॉफी का बेटा, जिसे नल या निडल भी कहते थे, क्योंकि वो बहुत दुबला पतला था। लोकी के पिता को फारबाउटी भी कहा जाता था, जिसका मतलब होता है जानलेवा वार करने वाला, जो अपने नाम को सिद्ध भी करता था। लोकी आसमानों पर चला करता था, अपने उड़ने वाले जूतों की मदद से। वह किसी भी लिविंग बीइंग का रूप बदल सकता था। वह देवताओं में सबसे चालाक था, ओडिन से भी ज़्यादा। लोकी ओडिन का ब्लड ब्रदर था। जी हाँ, आपने सही सुना, यह मूवी से बहुत अलग है। कोई भी देवता यह नहीं जानता था कि लोकी कब और कैसे एसगार्ड आया। लोकी थॉर का दोस्त था और दुश्मन भी। लोकी ने दुनिया को बहुत रोमांचक बना दिया था, पर उतना ही अनसेफ भी। वह फादर ऑफ मॉन्स्टर था
और ऑथर ऑफ रोव्स भी। लोकी के बच्चे ही थे जो रैग्नारॉक लाए थे, जो था अंत हर चीज का, जिसे कोई भी देवता नहीं रोक पाया था। आइए अब हम जानते हैं दुनिया की शुरुआत को। इस दुनिया की शुरुआत में कुछ भी नहीं था, कोई धरती नहीं, कोई आकाश नहीं, थी तो केवल धुंध, निराकार और आग की दुनिया जो हमेशा जलती रहती थी। नॉर्थ की ओर नेफलहाइम अंधेरे की दुनिया थी। यहाँ 11 जहरीली नदियाँ धुंध से कटती थीं। गरजते हुए मेरीस्ट्रॉम, जिसे हर्जेलमीर कहा जाता था, इसी के सेंटर में थे। नेफलहाइम ठंड से भी अधिक ठंडा था। आसमान धुंध से छिपा था और मिर्च के कोहरे से जमीन घिर गई थी। साउथ की ओर मेसफेल था, जहाँ की हर चीज़ चमकती और जलती रहती थी। मेसफेल जहाँ उजाला था तो नेफलहाइम अंधेरा। एक लोहार की आग की गर्मी से भयंकर उजाला हुआ। तब कोई ठोस पृथ्वी, कोई आसमान नहीं था। मसफेल जहाँ आग के किनारों पर था, धुंध जलती थी, जहाँ सब खत्म हो जाता था। जो देवताओं से पहले अस्तित्व में था वह था सर्टर। वह अभी भी वहीं खड़ा है। वह एक जलती हुई तलवार रखता था और उसके लिए गर्म लावा और ठंडी धुंध एक समान थी। यह कहा जाता है कि रैग्नारॉक के बाद ही सर्टर वहाँ से हटेगा। वह मेसफेल से अपनी जलती हुई तलवार के साथ पूरी दुनिया को जलाता हुआ निकलेगा और सारे देवता एक एक करके उसके आगे गिरते जाएंगे। मेसफेल और नेफलहाइम के बीच कुछ भी नहीं था, बस एक खाली शून्य था। धुंध की नदियाँ इसी शून्य में बह गईं और इसे यॉर्निंग गैप कहा गया। समय के साथ साथ ये नदियाँ बड़े बड़े ग्लेशियर्स में बदलती चली गई। यॉर्निंग गैप के नॉर्थ में यह ठंड से मिली और साउथ में आग से, जिससे पानी बना, जहाँ जीवन बना। यहाँ जन्म हुआ एक जाइंट का जो दुनिया से भी बड़ा था। उसके जैसा जाइंट न कभी हुआ और न कभी होगा। वह न तो मेल था न फीमेल, वह एक ही समय पर दोनों था। ये क्रिएचर सभी जाइंट्स का पूर्वज था और इसने खुद को यमीर कहा। बर्फ़ के पिघलने से सिर्फ यमीर ही नहीं बना था, तब एक बिना सींग वाली गाय भी बनी जो आपकी सोच से भी बहुत ज़्यादा विशाल थी। उसने जिंदा रहने के लिए बड़े बड़े सॉल्टी ग्लेशियर्स को चाटना शुरू किया और बदले में दूध की 4 नदियां बहने लगीं। यमीर ने इन्हीं दूध की नदियों से अपने आप को जिंदा रखा और भी विशाल होता गया। यमीर ने इस गाय को ओडुंगला नाम दिया। इस गाय ने जब एक ग्लेशियर को चाटा तो उसमें से पहले दिन इंसान का बाल दिखाई दिया, दूसरे दिन सिर तथा तीसरे दिन पूरा आदमी बाहर आया, जिसका नाम था बुरी, देवताओं का पूर्वज। जब यमीर सोया तो उसने जन्म दिया 2 जाइंट्स को, एक मेल और एक फीमेल। उसके पैरों से जन्म हुआ 6 सरों वाले जाइंट का। इनसे ही यमीर के सारे जाइंट बच्चे हुए। इन जाइंट के बच्चों में से ही बुरी ने एक लड़की से शादी की और उससे एक लड़का हुआ, जिसका नाम रखा गया बोर। बोर ने बेस्टला की बेटी से शादी की और उसे 3 बेटे हुए, ओडिन, विली और वे। जब ये तीनों बड़े हुए तब उन्होंने देखा दूर दूर तक कुछ भी नहीं था, न समुद्र, न रेत, न घास, न चट्टानें। उस समय तक कोई दुनिया, कोई स्वर्ग या कोई धरती नहीं थी, सिर्फ खाली जगह थी। वे, विली और ओडिन ने यह बात की कि जो भी कुछ है इसी यॉर्निंग गैप में ही है। उन्होंने यूनिवर्स की, लाइफ की और फ्यूचर की बात की। ओडिन, विली और वे ने यमीर को मार डाला था और यह होना ही था। दुनिया की शुरुआत का कोई और रास्ता नहीं था। यह यमीर की मौत थी जिसने जीवन को संभव बनाया। यमीर की लाश से बहुत सारा खून बह रहा था। यह खून इतना ज़्यादा था जिससे बहुत बड़ी बाढ़ आ गई। इस बाढ़ में सब कुछ बह गया। बच गया तो सिर्फ यमीर का पोता बर्गलमीर और उसकी पत्नी। ओडिन और उसके भाइयों ने यमीर की मांस से मिट्टी को बनाया, पहाड़ों को हड्डियों के ढेर से
और लड़ाई में ymir की हड्डियां तथा दांतों को कुचलकर बनाया रेत तथा कंकड़ को। दुनिया में फैले समुद्र ymir के खून तथा पसीने से बनाए गए। ऊपर आसमान में देखिए, हम असल में ymir की खोपड़ी के अंदर देख रहे हैं, जिसमें मौजूद प्लैनेट्स, स्टार्स, शूटिंग स्टार्स सभी ymir के ब्रेन के थॉट्स हैं और ना जाने ymir अभी भी क्या सोच रहा है। नॉर्स माइथोलॉजी के अनुसार दुनिया फ्लैट है और समुद्र इसे चारों ओर से घेरे हुए है। इस दुनिया के किनारों पर जायंट्स खड़े हैं। इन जायंट्स को यहाँ खड़ा रहने के लिए तीनों भाइयों ने ymir की पलकों से दीवार बनाई और इसके बीच बना मिडगार्ड। मिडगार्ड पूरा खाली था, यहाँ कुछ भी नहीं था। तब तीनों भाइयों ने पाया कि दुनिया बिना आबादी के नहीं बनाई जा सकती है। अंत में उन्हें समुद्र के किनारों पर लकड़ी के 2 लट्ठे मिले जो कि बहकर किनारों पर आ गए थे। पहला लकड़ी का लट्ठा था एश ट्री का, जो कि कोमल, लचीली और सुंदर था, और दूसरा था एल्म ट्री का, जो बहुत सख्त थी। तीनों भाइयों ने उसे रेत में खड़ा कर उसे तराशा और आकार दिया, एक पुरुष और एक स्त्री का। वेली ने उन्हें इच्छा शक्ति और इंटेलिजेंस दिया। वे ने दी उन्हें सेंसेस और ओडिन ने दी उन्हें सोल। पुरुष का नाम रखा गया आस्क और स्त्री का नाम रखा गया एम्बला। आस्क और एम्बला सभी इंसानों के जन्मदाता बने। आस्क और एम्बला ने मिडगार्ड पर जीवन को बसाया और ओडिन को उन्होंने ऑल फादर के रूप में पूजना शुरू किया। तो दोस्तों, यह थी कहानी दुनिया के शुरुआत की। आगे हम जानेंगे कि किस तरह से वर्ल्ड ट्री, इग्ड्रिल और 9 रिल्म्स बने।